खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गुजरते साल के जाते जाते तलाक बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक को खत्म करने के लिए लाया गया तारीखी बिल लोकसभा से पास हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि इसी साल 2018 के पहले महीने की दूसरी तारीख को ही इसे राज्यसभा में पेश कर पास करा लिया जाएगा। पर इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। लीडिंग अपोजिशन पार्टी कांग्रेस भले ही लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोटिंग कर लोकसभा में इसकी राह में रोड़ा नहीं बनी, लेकिन अब पार्टी इसे सरकार की तानाशाही करार दे रही है, यह कहकर कि मोदी सरकार ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की विपक्षी दलों की सारी मांगों को ठुकरा दिया। सबसे ज्यादा विरोध ट्रिपल तलाक देने पर 3 साल तक की सजा के इंतजाम का हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे मुस्लिम घरों को तोड़ने वाला कानून बताते हुए कह रहा है कि बीजेपी इसके सहारे 2019 की नैया पार लगाने की फिराक में है। इन सब के बीच 3 तलाक पीड़ित महिलाएं और तमाम विमेन राइट्स संगठन इस बिल को तारीखी बताते हुए इसका खैर मकदम कर रहे हैं। क्या यह बेचैनी वाकई इसलिए है क्योंकि इस कानून से मुस्लिम मर्दों की जबरदस्ती खतरे में है, जैसा कि कल एमजे अकबर अपनी स्पीच में कह रहे थे। आखिर तलाक बिद्दत पर 3 साल की सजा को लेकर क्यों है इतनी बेचैनी, इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। 3 तलाक पर 3 साल की सजा। लोकसभा में 3 तलाक बिल को मिली मंजूरी। 3 तलाक बिल मामले में कांग्रेस का मौकफ साफ क्यों नहीं? 3 तलाक कानून में सजा पर एतराज क्यों? आज हम इतिहास बना रहे हैं। लोकसभा में एक नशिस्त में 3 तलाक के खिलाफ बिल मंजूर हो गया है। बिल की रोह से 3 साल की सजा की तजवीज की सबसे ज्यादा मुखालिफत हो रही है। इस बिल की MIM रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी और दीगर सियासी पार्टियों ने सख्त मुखालिफत की थी, लेकिन बिल के खिलाफ पेश करदा तमाम तरामीम खारिज कर दी गयी। मुखालिफत करने वालों का इल्जाम है कि इससे मुस्लिम खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हरगिज नहीं। वहीं मुस्लिम खवातीन पर्सनल लॉ बोर्ड की सदर शाइस्ता अंबर ने बिल की मंजूरी पर मोदी हुकूमत को अपनी मुबारकबाद पेश की। मैं सुप्रीम कोर्ट के सभी जज हजरात की शुक्रगुजार हूँ और देश की फिर न्याय कमीशन लॉ कमीशन की शुक्रगुजार हूँ। देश के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट मेंबर जो इस तलाक के मामले को एक समाजी बुराई और एक औरतों के महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, पति के अधिकार, इन सब की खुशहाल जिंदगी को जोड़ने के लिए जो एक बिल लाए हैं। बिल जो है वो एक विस्तारित बिल है, डिटेल्ड बिल है, जिसके अंदर 3 साल की सज़ा भी IPC के अंतर्गत आ गई है। अब ये सज़ा जो है ये एक क्वेश्चन मार्क बन के औरत की ज़िंदगी में आएगी कि अगर आपने इसको तलाक मान लिया है तो अब औरत का कोई रोल नहीं रह गया उस मर्द की ज़िंदगी में, तो ठीक है वो जेल जाए। लेकिन अगर आपने इस तलाक को तलाक ही नहीं माना है तो वो जब जेल जाएगा तो इस 3 साल के पीरियड में उस औरत का खर्चा पानी, उस औरत का शेल्टर, उसका सारा बच्चों की फीस अगर बच्चे हैं, और ये सब कौन उठाएगा? ये मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा प्रोविजन किया है? प्रॉब्लम हो जाएगी इस बिल को लेके, क्योंकि बिल जो है लाया गया है सिक्योरिटी के लिए। ऐसा ना हो कि ये इनसिक्योरिटी का सबब बन जाए और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी हुकूमत के 3 तलाक बिल को खवातीन के हक के खिलाफ करार देते हुए दावा किया कि इससे कई खानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। बोर्ड ने कहा कि ये मुस्लिम मर्दों से तलाक का हक छीनने की एक बहुत बड़ी साजिश है। बिल को गैर कानूनी करार देते हुए बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात भी कही गई है। बिल में संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के मुताबिक है या उसके खिलाफ है, औरतों के हक में है या औरतों के खिलाफ है, उन्हें तो पास करना ही था तो उन्होंने पास कर दिया। उनकी वोट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तो जब कानून बन जाएगा तब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। खवातीन बिल मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। साजिद रशीदी का कहना है कि 3 तलाक बिल मामले में कांग्रेस अपना मौकफ साफ आखिर क्यों नहीं करती। वहीं CPM लीडर सीताराम येचूरी ने बिल पर सवाल उठाते हुए इस बिल को क्रिमिनल एक्ट से जोड़ने की सख्त मुखालफत की। रविशंकर प्रसाद जी इस बात की गारंटी ले लेंगे कि जो बिल पास हो गया, जो कानून पास हो गया, इसके बाद में एक भी तलाक नहीं होगी? आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी होगी, न निगलने जैसी न उगलने जैसी। आज बीजेपी ने उसको ऐसा ट्रैप में ले लिया है, अगर वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं तब भी मर गए, मुसलमानों को छोड़ते हैं तब भी मर गए। मैरिज जो है
वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ले आओगे तो वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में क्यों नहीं जा रहा है? बाकी सबको क्यों नहीं सुन रहे? जो स्टेक होल्डर्स है चुन के उसके आधार पर बनाइए, एक अच्छा कानून बनाइए, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं। 3 तलाक पर 3 साल की सजा और उसे क्रिमिनल एक्ट से जोड़ने पर इस बिल की मुखालिफत हो रही है। वहीं 3 तलाक बिल मामले में कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से कांग्रेस की नीयत भी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो ट्रिपल तलाक के कानून में सजा का जो प्रावधान है उसको लेकर आखिर इतनी बेचैनी क्यों है? उस सजा पर बार बार ऐतराज क्यों जताया जा रहा है? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ आज अकमल रिजवी साहब हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ बेंगलोर से लाइव जुड़े हुए हैं। नईमा महजूर साहिबा हमारे साथ आज श्रीनगर से खास मेहमान हैं, जो कि चेयरपर्सन है जम्मू एंड कश्मीर विमेन कमीशन की। यासिर जिलानी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के स्पोक्स पर्सन संघ से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। मुफ्ती एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। शबनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं जानी मानी, और मुस्लिम महिलाओं की आवाज भी पुरजोर तरीके से बुलंद करती आई हैं तमाम डिबेट्स में। अमीर हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पैगाम इंसानियत के चेयरपर्सन हैं, लेफ्ट पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुफ्ती एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ऐतराज कल से लेकर आज तक जितने भी मुस्लिम मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, खासतौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को लेकर जता रहे हैं कि 3 साल की सजा का प्रावधान आप कैसे कर सकते हैं। ये 3 साल की सजा को लेकर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है, जब आप ये खुद मान रहे हैं अब कि ट्रिपल तलाक जो है एक नशिस्त में देना वो सरासर गलत है, बंद होना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, 3 साल की सजा पर कोई एतराज नहीं है, और ये सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ ही को का ये स्टैंड नहीं है, बल्कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का भी, बहुत सारी खवातीन अभी भी बहुत सारी चैनलों पर थी जो कह रही थी कि बिल के अंदर बहुत खामियां हैं, और उन्हीं खामियों की तरफ हम भी जो है निशानदेही कर रहे हैं। 3 तलाक के आप 10 साल की सजा दीजिए, आप 15 साल की सजा दीजिए, उससे हमें क्या एतराज है? अगर कोई गलती करेगा तो सजा भुगतेगा। यहाँ पर एतराज इस बात पर बिल की खामी पर है, यहाँ कंट्राडिक्शन पर है, यहाँ तजाद बयानी पे है कि ये तजाद जो हो रहा है कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज को बैन कर दिया, कल अदम करार दे दिया। अब एक चीज जिसका फिजिकली कहीं कोई वजूद ही नहीं है, कल अदम करार दिया, उसका मान्यता खत्म कर दिया, उसको रद्द कर दिया, वो अगर प्रोनाउंस जबान से कोई कर दिया तो उसका वजूद नहीं है, फिर उसको सजा दे रहे हैं। या तो उसके वजूद को मानिए, उसके इंपैक्ट को मानिए, उसके असर को मानिए और फिर सजा दीजिए। जब असर ही को नहीं मान रहे तो सजा किस बात की? पहला तजाद तो ये है। दूसरा तजाद जो ये नजर आ रहा है कि जब उसको मियां बीवी का रिश्ते पर कोई असर अंदाज नहीं होगा, मियां बीवी रिश्ता बरकरार रहेगा, उस बरकरार रहने के दरमियान कोई बीवी अपने शौहर को जेल भेज देगी, जेल जाएगा, वो 2 साल 1 साल 3 साल जितना जो मजिस्ट्रेट फैसला करेगा सजा सुना देगा। जाहिर है कि वो जेल काट करके आएंगे, इस दरमियान उसके अखराजात का क्या होगा? दूसरे, जब वो जेल काट की सजा काट करके आएंगे तो क्या उसकी खुशगवार जिंदगी बीवी के साथ फिर बाकी रह सकेगी? थोड़ा सा एक कॉमन और वसी तनाजुर में सोचा जाए कि एक बीवी की वजह से जो शौहर जेल जाएगा, क्या वापस आने के बाद फिर उसको उसी खुशगवार तरीके से इख्तियार कर सकेगा? ये क्यों मान रहे हैं कि ये एक नेक दिल शौहर है जो अपनी बीवी का ताउम्र ख्याल रखने की कसम खा चुका है? बिल्कुल, आप ये मानकर चलिए ना कि ये वो शौहर है जो अपनी वाइफ को एक नशिस्त में 3 बार ट्रिपल तलाक यानी गलत तरीके से ट्रिपल तलाक देकर उससे अपना पीछा छुटाने की फिराक में था। पहले उसको सजा नहीं होती, अब सजा होगी। पहले जो बात तो इतनी सी है ना। नहीं, सजा पहले इससे ज्यादा सख्त सजा हो रही थी और ज्यादा सख्त कानून बना हुआ है। जिस कानून को डायलूट किया जा रहा है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये रद्दी का टुकड़ा है, महिला विरोधी ये बिल आ रहा है। कैसे, मैं बता देता हूं। अब ये देख लीजिए, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून इससे ज्यादा सख्त है या नहीं है? डोमेस्टिक वायलेंस पर आप क्यों जा रहे हैं? मतलब आप लड़की को मजबूर करेंगे, अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो आप लड़की को मजबूर करेंगे कि झूठा केस उसके खिलाफ, अपने पति के खिलाफ रजिस्टर कराए। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, मेंटली टॉर्चर नहीं हुआ तलाक देना। तलाक देना डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा बेला वजह, मेंटली टॉर्चर होना हुआ। अब यही वजह है कि आज तक जितने ट्रिपल तलाक के केस हुए हैं, सब शौहर को जेल जाना पड़ा है और डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जाना पड़ा है, डॉरी एक्ट के तहत जाना पड़ा है। डॉरी एक्ट इससे भी ज्यादा सख्त कानून है और ये डोमेस्टिक वायलेंस उससे भी ज्यादा सख्त कानून है। अब उस पर अमल नहीं होगा, ये 3 साल की सजा। और 3 साल में भी क्या है,
अगर एक दिन के अंदर में बीवी कह दे कि नहीं नहीं मैं माफ करती हूँ, एक दिन के अंदर में वो बिल लेकर के चला आएगा, उसमें क्या सजा होगी? ठीक है, नहीं कोई कानून इतना लचीलापन है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, मुफ्ती साहब आप रुक जाइए ना, प्लीज एक पॉइंट और। सबसे ज्यादा जो एतराज है हमको इस बिल पर, सबसे ज्यादा जो एतराज है वो ये है कि इस बिल के जरिए से कहीं ना कहीं कॉमन सिविल कोड को लाने की तैयारी हो रही है। तलाक के तमाम रास्तों को मजबूत करने की, बंद करने की कोशिश हो रही है, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ने बाज़ाब्ता कोर्ट के अंदर अपना ये सरकार का स्टैंड रखा था। इस पर आऊंगा, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी है क्या? ये मैं डिस्कस करूंगा मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब आपकी उसकी तरफ इशारा है, आपकी इस बात में दम है, मैं डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन उससे पहले नईमा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि मुफ्ती साहब की बातों में वाकई दम है? जो शक और शुबह इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर और खास तौर पर सजा के प्रावधान को लेकर जाहिर किए जा रहे हैं, उनमें कोई दम है? या आपको लगता है कि इसने वाकई मुस्लिम महिलाओं को, देश की 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का, उन्हें एम्पावर करने का काम किया है? देखिए, हमें पहले एक चीज है कि इसको सियासत से बालातर होकर देखना होगा। अगर किसी औरत के हकूक की पामाली होती है, उसको सोचना होगा कि हम उसको रिलीफ कैसे दें। और हमने देखा है कि जो ट्रिपल तलाक का मसला है, जो तलाक बिद्दत है, ख़ास तौर से यूपी में और मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में औरतों के हकूक की पामाली होती है जब ये तलाक बिद्दत का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर वो औरतें रिलीफ मांगती है, फिर अगर उनको रिलीफ दिया जाता है, तो अब हमें देखना है क्या हम इससे वो कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका मकसद ये बिल लाने का है। देखिए, मुझे लगता है कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट का भी आया है एक जजमेंट, और अब ये बिल आया है, तो इससे जो इस्लाम में भी, जो शरिया में भी तलाक बिद्दत को सही नहीं माना गया है, उसकी तौसीक होती है कि शरिया ने जिस तरह से इसको गलत माना है शरीयत में, तो इसकी तौसीक होती है कि ये सही है, तलाक बिद्दत को मानना नहीं चाहिए, इसको रद्द करना चाहिए, इसको अन इस्लामिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानना चाहिए। अब इसका जो दूसरा पहलू है कि सजा मिलती है। देखिए, अगर ट्रिपल तलाक को हम, एक बात सही है कि अभी हम एक रिलीफ तो दे रहे हैं औरतों को, उनके हकूक की पामाली नहीं देने देते हैं, लेकिन जो सजा का इसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको देखने की जरूरत है कि क्या औरत को, अगर हम ट्रिपल तलाक को सही नहीं मानते तो उसको फिर उस हस्बैंड को, उस शौहर को सजा मिलती है, तो उसकी वजह से उस औरत को बताइए क्या रिलीफ मिलती है? क्या उस औरत के 3 साल जो सजा शौहर काटता है, उस औरत की सूरत हाल, उसके इकोनॉमिक, उसका घर, उसका वो कौन चलाए? अगर वो ब्रेडविनर है, लेकिन तो क्या वहाँ पे अपने मुझे आप लगता है कि बजाय सियासत कि करने जो शख्स जुर्म कर रहा है, जिस महिला के खिलाफ कर रहा है, क्या अपने आप में ये राहत ना माना जाए कि गुनहगार को सजा मिल रही है उसके किए की? क्या अपने आप में ये राहत नहीं है? नहीं, वो तो हम सही नहीं, वो सही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तलाक को रोकना है। तलाक, ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको देखना भी है कि उसके बरक्स क्या इस औरत को वो रिलीफ मिल रही है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है चेंज करने की, कि वो जो पहलू है 3 साल की सजा, अगर हम चाह रहे हैं कि इस फैमिली को ब्रेक होने से बचाएं, कि ये फैमिली एक साथ रहे, लेकिन अगर हम फिर सजा दे रहे हैं, वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है। वरना मुझे लग रहा है कि एक औरत को रिलीफ तो मिल रही है, लेकिन सजा के साथ इसका जुड़ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वहां पे हमें दोबारा सोचना। ठीक है, यासिर जिलानी, क्या आप इस बात को मानेंगे? क्या इस बात को मानेंगे कि ये एक बड़ा बदलाव है, विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, लेकिन कुछ ना नुकुर हैं, कुछ इफ और बट्स थे जिनको आपने सुना नहीं, इसीलिए आज आप लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर कुछ तंजीमें ये आरोप लगा रही है कि तानाशाही वाला रवैया अख्तियार कर लिया आप लोगों ने संसद में, किसी की कुछ सुनी ही नहीं। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो, उनको अगर दूर कर लिया जाता तो और अच्छा होता, और बेहतर होता। समीर अब्बास साहब, पहले तो मैं अपनी बात इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, शुक्रगुजार हूं कि आपने 2017 में इस मुहिम को चलाने में, बढ़ाने में और औरतों के हक की लड़ाई में आपका भी बड़ा अहम रोल रहा, और आपके चैनल का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। देखिए, आपको मैं यकीनी तौर पे कहना चाहूंगा कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुस्तान के मिजाज को समझ ही नहीं पाया।
मेरे पास मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये जो डिटेल है वो है आपको मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ूंगा, 30 सेकंड ज्यादा लूंगा। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जो टाइप है रजिस्टर्ड वो एनजीओ है, जिसमें 5 लोग हैं, मौलाना राबे नदवी, मौलाना वली रहमानी, कारी साहब हैं और 2-3 और लोग हैं, और उनके वॉलंटियर्स की जो संख्या है 201 है, और स्टाफ उनके पास 51 है। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाला एक ऐसा एनजीओ था जिसका भरम पूरे मुसलमानों पे इन लोगों ने बनाया था, वो खत्म हो गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि इन्होंने अपनी जो एक पूरी की पूरी इमेज झूठ पे, मक्कारी पे खड़ी करी थी। तो इनके पास जवाब नहीं है। इनके मैंने तमाम चारों बड़े मौलाना से कोशिश करी है पिछले 5 दिन में बात करने की, इन्होंने बात नहीं करी, क्योंकि ये हमारा सामना नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं जो कल हैसियत का ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें लॉ मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद ने जो बात कही, बहुत अच्छी डिबेट हो श्री रही रविशंकर आपके बीच में, यासिर मैं आपके आपसे भी बीच में इल्तिजा टोका नहीं है, करूंगा आप कि चुप किसी रहिए, संगठन मैं पर बिल्कुल सवाल उठा कोशिश देने करूंगा। से ऐसा नहीं है ना कि उनके देखिए, सवालों का जवाब मिल जाए, एक तो इसलिए इससे थोड़ा बचिए। नहीं सुन लीजिए, आज की डिबेट में तो चारों बहुत ये जो लोग यहाँ बैठे हुए शांति भरे माहौल में इनका नाम अच्छी डिबेट हो और पर्सनल अटैक से हम खुदा के वास्ते बचे रहें इस डिबेट। मैं जोड़ दूं कि जो लोग आपके साथ अपनी बात रखिए। नहीं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका मुस्लिम, देखिए जो लोग आपने जब पूछा तो बता दूं, जिनको आपने जोड़ रखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उनका कोई लेना देना नहीं। एक बात खत्म कीजिए। अब मैं रविशंकर प्रसाद की बात करना चाहूंगा। रविशंकर प्रसाद साहब ने जिस तरह से कल ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उसमें जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि ये शरीयत में मदाखलत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप धर्म के चश्मे से मत देखिए, आप इसको वोट बैंक के नजरिए से मत देखिए, आपको देखना पड़ेगा उस मजलूम, उस दर्द भरी औरत की कहानी से, जिंदगी से, जिन मर्दों ने उन्हें तलाक देके अपने घर के बाहर, गलियों में, चौराहों में, मोहल्लों में, जिलों में और जनपद में दर दर की ठोकरें खाने के लिए फेंक दिया था। उसके लिए जो ये मजबूत सरकार है वो ये कानून लेके आई है। उसका जितना भी खैर मकदम किया जाए, जितना भी वजीर आजम को स्वागत किया जाए, कम है। आपको मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जो सजा है वो सजा को देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल उस कानून को देखिए। कानून में क्लियर है कि जब केस होगा और जो विक्टिम है वो पुलिस के पास जाके कहेगी जेल होगी, और जब उस निकम्मे मर्द ने तलाक दे दिया तो उस औरत से कोई मतलब नहीं होगा, और उस औरत का एक ही मंशा है उसकी जिंदगी का। हमारे पास हजारों ऐसे केसेस हैं जिन मर्दों ने उस औरत को तलाक आपके हिसाब से जो 3 साल की सजा का प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। शबनम, क्या वाकई ऐसा है क्या सजा दिलाना की सजा की जो मियाद रखी गई है वो बहुत ज्यादा जरूरी थी? क्योंकि हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद भी 66 मामले और सामने आ गए। लोकसभा में बिल पेश होते होते अब बताइए, आपने बहुत अच्छी बात कही, नहीं जा सके थे। 22 हकीकत है, कड़वी हकीकत को जब ये यासिर 1 मिनट प्लीज शबनम जी। देखिए 22 अगस्त के बाद आप यकीन माने ना करे उसको सजा मिले। क्या सारे लोग जो भी पैनल में बैठे वो ये नहीं चाहते कि जो भी कोई कानून के खिलाफ बात करे और मुस्लिम महिलाओं का शोषण की बात करे उनको सजा मिले? सब लोग चाहते हैं ना। तो ये वही तो कानून आया है। और अगर कुछ पॉइंट जैसे अभी बड़ी बहन भी बोल रही थी, आप और हम, या किसी को भी कोई पॉइंट लग रहा है, मुझे तो अब किसी से कोई गुस्सा भी नहीं रहा। खत्म हो गया। कल जब जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ बिल्कुल खत्म हो गए। मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं रहा। सब क्योंकि वो तो सब भाई थे, भाइयों से लड़ना बहनों का हक भी है। तो अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। हमारे पास संविधान था, हमारे पास देश का कानून था। कानून को पहल तो कर लेने दीजिए। उस पर इतनी हायतौबा मचाने की समीर भाई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा पहले कानून को आने दीजिए। संशोधन की हमेशा गुंजाइश रही है और संशोधन तो हमारे संविधान में भी होते रहे, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे और बहुत सारे लॉ में हमने देखा कभी भी आवाज उठी तो बदलाव आए। तो अगर हमें इसका कुछ गलत इंपैक्ट नजर आएगा तो आप और हम फिर एक बार आवाज उठाकर, और इसके लिए बदलवाने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी जितना कानून लाने के लिए मशक्कत करनी थी। तो समीर भाई पहले पहल तो कर लेने दीजिए। आप पहल भी नहीं करने देंगे। आप अभी कानून लागू हो जाएगा जिस दिन से, उस दिन से देखेंगे कि क्या हो रहा है, अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, फिर उस पर आप और हम चर्चा कर लेंगे। क्या हुआ, आप और हम लड़ने मर थोड़ी ना गए, फिर लड़ेंगे एक लंबी लड़ाई। हमारी लड़ाई से मत घबराइए। हमें सबसे ज्यादा जरूरी था समीर भाई
19 साल की लड़की, 21 साल की लड़की, 2-3 बच्चे भी हैं, आपने तो छोड़ दिया क्योंकि चाय में चीनी ज्यादा हो गई, आपने तो छोड़ दिया। अभी सुबह का ही किस्सा है कल का कि सोकर देर से उठी, तो आप तो सड़क पे खड़ा कर दिया उसको। तब क्या मिलता था वैसे आप बताएंगे प्लीज, तब क्या मिलता था लड़की को? कुछ ना मिला और बेचारी ना घर की रही ना घाट की, आपने तो उसे सड़क पे छोड़ दिया। साहब, कुल मिलाकर इलाज नहीं बचा था कोई और इसके अलावा कि सजा का प्रावधान किया जाए, और वो 3 साल की सजा, 3 साल की जेल की सलाखों का डर दिखाया और मैजिस्ट्रेट कुल मिलाकर बात तो यही है ना। उस लड़की को न्याय दो देंगे। पहलू है इसके समीर भाई, एक है बिल वाला पहलू और एक है तलाक वाला पहलू। मैं उस पर आता हूँ। इस्लाम में हलाल है या हराम है, और हराम का तरीका भी बताया गया कि और हलाल का तरीका भी बताया गया किस तरह से हलाल है। एक तो बिदत शब्द कहां से आया ये समझ में नहीं आया, और जब इस बिदत पे बात हो रही तो सारे उलमाए दीन कह रहे थे नहीं नहीं चोट लग गई हो गया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कह दिया ये गुनाह कबीरा है। उससे पहले क्यों नहीं कहा? पहले भी कहते थे गलत है, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा, तो लग गई, दे दिया तो हो जाएगा। पहले ये दलील लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे गए तुरंत गुनाह कबीरा बता दिया। मेरा एक चीज मानना है, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। उसने ये भी कहा है मैं अपने दीन की हिफाजत खुद करूंगा, किसी के ऊपर दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी। अब जब दीन में ये बिदत राइज हुई तो अपने दीन को बचाने के लिए वो अबाबील से मदद ले लेता है। उसने ये मदद ली। मैं फिर कहता हूं अपने उलमाए दीन से कि सुधने और मुकम्मल एक मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट तय करें। जिस तरह से इस्लाम के अंदर मुसलमानों की शादी का प्रावधान है, उस तरह का प्रावधान पैदा करें, और अगर नहीं करेंगे तो इससे आगे फिर अड़के दूसरा बात करने को होता है। अगर प्रश्न चिन्ह इस्लाम पे उठ रहा है तो ये जिम्मेदारी उलमाए दीन की है, वो करें। अब मैं उस पे आता हूं। ठीक है जैदी साहब, मैं आता हूं। अकमल रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लॉयर। एक मिनट जैदी साहब, मैं आता हूं फिर आपके पास। अकमल रिजवी साहब, ये जो एक बड़ी बात बताई जा रही है और विरोध किया जा रहा है इस मसले को लेकर कि दरअसल क्रिमिनलाइज कर दिया हमने, सिविल कोर्ट के मामले को क्रिमिनलाइज कर दिया, इसमें सजा का प्रावधान कर दिया गया 3 साल की सजा का, जो कि सरासर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं कुछ लोग। इसमें कुछ दम नजर आता है आपको बतौर एक वकील? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्होंने साफ कहा था कि शादी इस्लाम में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह कानून कोर्ट के सामने खड़ा हो पाएगा। मेरा अपना ख्याल यह है कि सुप्रीम कोर्ट जितनी जल्दी हो सके इस कानून को जो क्रिमिनलाइज किया गया है उस हिस्से को खारिज कर देगा। इसलिए कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हाँ इस कानून को खारिज कर देगा, इस हिस्से को जिसमें इसमें क्रिमिनलाइज किया गया है। लेकिन एक दूसरी बात की तरफ भी वो तो एक मैं आपको बता रहा हूं कि 100% यह कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं खड़े होगा, बल्कि कई हाई कोर्ट के अंदर भी केसेस फाइल होंगे और कई हाई कोर्ट से भी यही फैसला आपको मिलेगा कि इसको क्रिमिनलाइज बनाने का जो तरीका इख्तियार किया गया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, आइन के मुताबिक नहीं है। रही बात कानून का जो असल मकसद होता है वो मसले को हल करने की बात होती है। मेरी बात खत्म होने दीजिए, बाद में आप बात कर लेना। कानून की जो कानून असल में बनाया जाता है ताकि लोगों के अंदर अमन और शांति कायम हो। आप इसको ट्रिपल तलाक को आप इसको क्रिमिनलाइज करेंगे तो लोग बगैर तलाक ये छोड़ के चले जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री की अहलिया जो है उनको ही कोई पूछने वाला नहीं है, तो ट्रिपल तलाक के अंदर आप कौन सी औरत की मदद कर रहे हैं? मेरी जाती राय आपके शो पर भी कह चुका हूं मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि खंडन करना चाहिए। समीर अब्बास साहब, मैं इसका विरोध करता हूँ। समीर अब्बास साहब, मैं इनका विरोध करता हूँ। इनको कहिए कि माफी मांगे, ये विरोध कीजिए, इनको कहिए कि माफी मांगे, ये मैं इनका विरोध करता हूँ। किस बात की माफी मांगेंगे? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो मत सुनाइए कम से कम कि सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। आपने तो जजमेंट ही दे दिया। ये आपका आकलन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज कर देगा, लेकिन अकमल रिजवी साहब आपने इस बात को क्लियर किया है। तो बस मेरे एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, फिर तरीका क्या था? सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुका था, उसके बाद भी लगातार मामले सामने आ रहे थे, तो ये ट्रिपल तलाक को रोकने का क्या तरीका होता? फिर अगर सजा नहीं तो और क्या? ट्रिपल तलाक को जब इसके अंदर जो कानून आपने कानून का पहला हिस्सा नहीं पढ़ा है। कानून के पहले हिस्से में इस बिल में यह कहा गया है कि ट्रिपल तलाक को तलाक माना ही नहीं जाएगा।
यही तरीका है उसे डील करने का। उसको क्रिमिनलाइज करके आप लोगों के अंदर और मसाइल बढ़ा रहे हैं। जब आप एक तरफ ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक को तलाक ही नहीं माना जाएगा और दूसरी तरफ उसको क्रिमिनलाइज करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होता ना। मुझे हैरानी या तो ये होगा कि भाई समीर साहब कंफ्यूज हो गए बेचारे। नहीं ठीक है वकील साहब, अकमल रिजवी साहब की बातों में एक पॉइंट है और ये पॉइंट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी उठा रही है। हमने अपनी बात की शुरुआत ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उठा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है और तो और सीपीआईएम भी उठा रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये दलील दे रही थी। इसलिए इसको डिस्कस होना चाहिए, इस डिबेट में ये मैटर, ये पॉइंट डिस्कस होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से करूंगा शुरुआत डिबेट की। तो ट्रिपल तलाक के कानून में जो सजा का प्रावधान है 3 साल की, उसको लेकर इतनी बेचैनी आखिर क्यों, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस डिबेट में। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी पार्टी इस बिल का एक तरीके से विरोध कर रही है, वो कह रही है कि क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना 3 साल की सजा का प्रावधान किए इस मसले का हल संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। समीर भाई, एक मसला यह है कि जब लड़के ने एक 3 तलाक दी और 3 तलाक को अवैध करार दे दिया गया, 3 तलाक हुई नहीं, हाँ, तो अब कोई भी जाके उसका दुरुपयोग कर सकता है कि रात इसने मुझे 3 तलाक कहा है, तलाक तो हुई नहीं। एक मिनट सुन लीजिए। अब वो जेल चला गया, अब उसने ये, उससे हो सकता है इंटेंशनली ये हो सकता है, ये ऐसा हुआ है। हमारा मानना यह है कि इस कानून के अंदर महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है। 3 तलाक देने वाले को आर्थिक दंड दिया जाए, मेहर की रकम को 100 गुना बढ़ा दिया जाए। हम कह रहे हैं इसे रुक के जरा सोचिए, इसमें क्या अच्छी, आप मेहर की रकम को 100 गुना बढ़ा दीजिए। अगर कोई 3 तलाक देता है तो 100 गुना बढ़ा के उसकी रकम उस लड़की के हवाले कर दी जाए। कुछ और आर्थिक दंड दे के उसके ऊपर दे के उसकी प्रॉपर्टी में कुछ हिस्सेदारी लड़की को दी जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। मसला ये है कि गुजारे भत्ते की बात तो है ना, मजिस्ट्रेट तय करेगा। नहीं, इसका प्रावधान हो रहा है, तय किया जाएगा, लेकिन आर्थिक प्रावधान इसमें कुछ नहीं है जो लड़की को मिलेगा। देगा कौन देगा? मजिस्ट्रेट तय करेगा कैसे देना है। हर केस की अलग अलग अपनी अहमियतें होती हैं, अलग अलग लाइनों पर बात होती है। देखिए, ये कौन तय करेगा कि उसने रात में 3 तलाक कहा या नहीं कहा? हाँ, ये तो कोई तय नहीं कर सकता। इसने जी मुझे सोते में रात में 3 तलाक कहा, इसे जेल भेजो 3 साल के लिए। हम उस प्रावधान के खिलाफ हैं, हम 3 तलाक के सख्त खिलाफ हैं। हम बिल्कुल ये कहते हैं कि एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होना चाहिए। दलीलें दे रहे हैं शरीयत की रूह से जैसे 3 तलाक है उसके हम समर्थक हैं, और दीन में हम कोई तब्दीली नहीं चाहते। किसी भी शरीयत में सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है और ये संविधान इजाजत देता है। लेकिन इसमें औरतों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक काम किया जा रहा है कि मुस्लिम युवाओं को जेल भेजने का एक नया प्रावधान रचा जा रहा है। ये हमारा ठीक है। ये तो आपने बिल्कुल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली लाइन ले लिया। नहीं, लाइन नहीं ले रहा हूं, बेहद अफसोस। मैं कहता हूं ये तो AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लाइन है कि मोदी सरकार मुस्लिम लोगों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें सिंपल एक लाइन है, वही तो कह रहे हैं समीर भाई। हम एक चीज ये कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों को, खवातीन की, मुझे बेहद अफसोस लड़के की जो वर्तमान, यासिर ये शक और शुबा बढ़ता चला जा रहा है। यासिर जवाब दीजिए इसका। क्या बात कर रहे हैं? जैदी साहब समझ गया। अरे समीर, हाँ, समझ गया आपकी बात। समीर साहब, यासिर, समीर साहब, मुझे हैरानी हो रही है और अफसोस हो रहा है कि इस तरह के लोग जो मर्दों वाली सोच रखते हैं वही जैदी साहब बात कर रहे हैं। एक औरत को अगर 3 तलाक उस बंदे ने दे दिया और उसके बाद भी आप औरत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उसको तलाक हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे इंसानों वाली नहीं, आप हुआ ही नहीं भाई। देखिए, 3 तलाक है नहीं। हिंदुस्तान के मिजाज को यकीन मानिए, आने वाले अरे आप एक बात बताइए अभी मुझे कि क्या आपकी पार्टी, देखिए, क्या आपकी पार्टी CPI और CPM
ट्रिपल तलाक के खिलाफ खड़ी है, और अगर खड़ी है तो इसका एक साथ तीन तलाक के खिलाफ खड़े हैं, आपको आने वाले लेकिन उस शोषण के खिलाफ खड़े हैं। यासिर बिल्कुल खड़ी है। यासिर अगर कांग्रेस, यासिर तमाम पार्टियां आप अगर AIMIM को छोड़ भी दीजिए तो तमाम पार्टियां ट्रिपल तलाक पर लॉ जो बनने जा रहा है उसके साथ खड़ी हुई हैं, लेकिन जो उनके मन में शंकाएं हैं, जो शक और शुबा है, उसके लिए कोई गुंजाइश तो छोड़िए। देखिए, जब जेंडर ये क्या कि जो आपने बना दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, उस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं होगी। समीर साहब, उस पर जो शिकायतें हैं वो नहीं सुनी जाएंगी। जस्टिस की जब जो बात जैदी साहब कह रहे हैं उनकी बात को पकड़िए नहीं, हिंदुस्तान के आधी आबादी की बात को पकड़िए नहीं। महिलाओं के वो जो ये बात कह रहे हैं कि दरअसल इसमें मुस्लिम महिलाओं को फायदा नहीं हो रहा। हस्बैंड अगर जेल चला जा रहा है तो मुस्लिम खवातीन की देखभाल कौन करेगा उस दौरान, और मुस्लिम महिला को दरअसल क्या मिला जिसको ट्रिपल तलाक दिया गया? समीर साहब, वो आप लोग इंश्योर कीजिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू सुनिए करो। सुनिए सुनिए मुस्लिम मैरिज एक्ट समीर साहब, आप बहुत बड़े, एक सेकंड सुन लीजिए समीर साहब, समीर साहब, आप बहुत बड़े सहाफी हैं हिंदुस्तान के, माशाअल्लाह। आपको ये समझना चाहिए कि ये जब तलाक हो गया, उसने ट्रिपल तलाक दे दिया उस निकम्मे मर्द ने, उसके बाद उस औरत के साथ उसका क्या रिलेशन रह जाएगा? आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? ये मिजाज को समझने की कोशिश ये लोग करें। जिस मर्द ने अपने औरत को तलाक दे दिया, उसके अंदर इंसानियत कहाँ बची? उसके अंदर इंसानियत कहाँ रह गई? जिस मर्द ने रात के 12 बजे तलाक दे दी, उसके अंदर इंसानियत कहाँ बची? यासिर यही तो दलील है ना। पढ़ लो भाई, एक मिनट मुफ्ती एजाज साहब मुझे समझाने दीजिए। यासिर यही तो दलील दी जा रही है ना कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही इनवैलिड कर चुका है, लीगल कर चुका है। मैंने आपके चारों मौलाना से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप तो खामोश बैठे। आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप बात करने लायक है ना मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं समीर साहब को जवाब दे रहा हूँ। यासिर ठीक है, आप मेरे सवाल का तो दे दीजिए ना जवाब। मैंने मौलाना राबे से पूछा है, मौलाना वली रहमानी से पूछा है और ओवैसी से पूछा है, वो जवाब दें हमें आके। हिंदुस्तान के मुस्लिम औरतों की जो इतने खैरख्वाह बन रहे हैं कि जब हैदराबाद में औरतें बेची जाती हैं सऊदी अरब के शेखों के साथ, उस वक्त इनकी आंखें कहां बंद हो जाती हैं? उस वक्त कहां आंखें बंद हो जाती हैं? जब 200 आप जैसे लोगों, देखिए ये लोग हाशिए पे जा चुके हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए इनका कोई जवाब मैं देना नहीं चाहूंगा। मैं उन उलेमा, उन काम से कहूंगा जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है, और उन लोगों को मैं हिंदुस्तान के लोगों से सब सियासत कर रहे हैं। देखिए नहीं, ये गलत बात, गलत बयानबाजी। आप मोहन भागवत में इनकी औकात है जाने की, ये जो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं महिला के बारे में? मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि घर में रोटी पकाने के लिए रोटी नहीं पकाती है तो घर में मार आज आप हाशिए पे हैं, जीरो हो चुके हैं। हिंदुस्तान के लोग थू कर रहे हैं आप पे। हिंदुस्तान की महिलाएं आप लोगों को चौराहे पे ढूंढ रही हैं। मैं इस तरह की, देखिए आज इस तरह की मैं डिबेट समीर साहब करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये मौलवी जो है मशहूर करते हैं, मुफ्ती एजाज साहब आरएसएस की आइडियोलॉजी आप ऐसा कोई नहीं कह रहा, ये हार चुके हैं। लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है, ठीक है, हिंदू कोड बिल के लिए उनका रुख अलग था, सबको पता है ना, सबको पता है ना। मुफ्ती एजाज के लोग जो महिला की बात करेंगे, हाँ ठीक है, भागवत के लोगों को, लेकिन आज कर रहे हैं ना, आज कर रहे हैं। हिंदू कोड बिल का उन्होंने विरोध किया था, उस वक्त मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के साथ वो संगठन नहीं खड़ा था। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन आज तो वो खड़े हैं, आज तो खड़े हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ। इनके पास छिपाने की जगह नहीं है आज के दिन में। ठीक है, ठीक है, ये है मोहन भागवत और ये है आरएसएस। इनके भागवत इन लोगों के पास कोई शबनम जी को जवाब देने दीजिए ना। सवाल इस्लाम का है, इस्लाम में जो महिलाओं को हकूक दिए गए हैं, आप उनकी पैरवी अगर करते तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। यही मैं कह रहा हूँ, आपने नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बात मुकम्मल करूँ, बात मुकम्मल करूँ। इस कौम के मौलवियों की अहमियत बनी इसराइल के नबियों से अफजल है, लेकिन आप बनी इसराइल के काहिनों की तरह बने रहे। इस्लाम पे क्वेश्चन उठता रहा, लेकिन आप चुप रहे। अगर आप पढ़ के कहते कि देवर को चाय बनाने की जिम्मेदारी महिला की नहीं है, घर में चूल्हा चौका झोंकने की जिम्मेदारी महिला की नहीं है, आपको बिल्कुल सही बात है, महिला की नहीं है, बिल्कुल सही बात है। शबनम जी, महिला शबनम जी, जब मुस्लिम महिलाएं, एक मिनट
मिनट। आपने विजिट किया है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कितने लिटिगेशन छापे, कितनी आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। आप मुफ्ती एजाज साहब, मुफ्ती एजाज साहब, ईमानदारी से आप हलाला एजाज गैंग का साहब, हिस्सेदार बने। जब हलाला गैंग का हिस्सेदार बने और मुस्लिम पीड़ित महिलाएं हो गई तो सवाल पूरे आप पे उठता है। सवाल ये आप मुफ्ती एजाज साहब, मुफ्ती एजाज साहब ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, तारीखी फैसला जिसमें इल्लीगल करार दिया गया ट्रिपल तलाक को, उससे पहले तक आप लोग टीवी पर बैठकर और तमाम तंजीमों के माध्यम से यह दलील देते रहे कि ट्रिपल तलाक है तो गलत, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो हो जाएगा। अगर आप लोग उस वक्त अपनी सोच बदल लेते और एक मैसेज दिया जाता समाज में, तो आज इसकी नौबत नहीं आती, फिर आपको इतने परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दरअसल आपने मजबूर किया, दरअसल आपने मजबूर किया। ठीक है, एक मिनट सैदी साहब जवाब दीजिए। कासमी साहब जवाब दे रहा हूं जी। देखिए, जो पहले जैसे स्टैंड था ट्रिपल तलाक गलत है, उसकी रोकथाम की कोशिश होनी चाहिए। यह बाकायदा हल्फनामा हम लोगों ने कोर्ट में दाखिल किया है कि इसकी रोकथाम की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन के तौर पर, प्रोविजनल के तौर पर, अगर कभी ये कोई आदमी ऐसा जरूरत पड़ती है और कोई तलाक दे देता है तो वो तलाक वैलिड समझा जाएगा। ये स्टैंड पहले भी था, आज भी है और रहती दुनिया तक रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें इस स्टैंड से नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती, दुनिया की कोई ताकत नहीं। ये एक पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि एक साथ 3 तलाक देना गुनाह है, या तो आपका वो हालत है या आपका औरतों को भी कमर में ठहरा दिया ना, तो अब क्या है मुफ्ती साहब? जब कह रहे हैं कि एक चीज गलत है, या तो मान लीजिए कि उस वक्त आपसे गलती हुई। ये बिदअत कहां से शब्द? एक चीज प्रोविजन के तौर पर जरूरत के तौर पर नहीं रखी जाती है, एक चीज प्रोविजन के तौर पर नहीं रखी जाती है। क्या रसूलुल्लाह के जमाने में 3 तलाक का इंसिडेंट नहीं हुआ है? आप मुझे बताइए, पूरी सही बुखारी मैंने पढ़ी हुई है, एक जगह बता दीजिए, सही मुस्लिम में बता दीजिए। आपने हदीस रिवायत नहीं, रिवायत नहीं हदीस, अरे हदीस रिवायत नहीं हदीस भाई। हजरत उमर से, हजरत उमर नबी नहीं थे, हजरत उमर नबी नहीं थे। हजरत उमर शरीयत का आगाज नूर से होता है और नबी पे समाप्त होता है। कोई शरीयत शबनम जी, अगर दारुल क़ज़ा में या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाके, एक मिनट सर जैदी साहब अब दूसरों के भी तो सुनिए ना। ठीक है, आपने अपनी बात करी। मुफ्ती एजाज साहब, नहीं एक मिनट, और भी लोग हैं सर, और भी लोग हैं ना। शबनम जी, अगर दारुल क़ज़ा में या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास जाकर महिलाओं को, ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाओं को इंसाफ मिल गया होता, तो क्या ये नौबत आती क्या नहीं मिला तो कि 3 साल की सजा का प्रावधान करना पड़े? यहाँ तो पूरा मौका दिया गया कि अपने की जो कौम है, जो समाज है, वो अपने आप इस मसले का सोल्यूशन निकाल ले। यहाँ तो पूरा मौका दिया गया ना। भाई, हक मिलेगा, बराबरी का नया आगाज होगा। तू खामा खा परेशान है कि तेरा खुदा नाराज होगा, तो खुदा कभी नाराज नहीं होगा। खुदा ने ही हमें भी बनाया है और पूरे हुकूक देकर भी भेजा है। तो अब मैं ये जो डिबेट देख रही हूँ ना, अब ये सिर्फ हास्यास्पद रह गई है। अब ये सब चीखने चिल्लाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। और हैदर भाई को तो मैं आज सलाम करूंगी आपके माध्यम से कि हैदर भाई ने आज वो बात कह दी जो हम कह रहे थे। और आपको पता है, हम कह रहे थे तो मिर्च लगती थी, लेकिन हैदर भाई ने कहा तो कम लगी, लेकिन लगी तो सही। तो आप उस पर गुस्सा मत करिए कि ये सब क्या कह रहे हैं और क्या क्या पॉइंट्स बता रहे हैं कि अब सबको महिलाओं की, पता है आपको कितनी फिक्र हो गई है समीर भाई? हाय हाय हाय, महिलाएं, ओहो, सारा उनके जो बेचारों के अधिकार थे, ये कानून आने से तो सारे अधिकार निकल गए, क्योंकि इन्होंने तो सारे अधिकारों के लिए जमीन पर लड़ाई लड़ी थी। हाँ, वो जो 21 साल की लड़कियां ले लेके घूम रही थी, 2-3 बच्चे, और रोज छोड़ा जा रहा था लड़कियों को, उनके लिए तो ये बेचारे लेके जंगे तारी थे बेचारे सारे के सारे। आज कितनी तकलीफ है और कितने बेचारे बेचैन है महिलाओं। देखिए, औरतों की इस तकलीफ का जिक्र किया जा रहा है कि अगर ट्रिपल तलाक देने वाला मर्द 3 साल के लिए जेल चला जाएगा तो औरत का लालन पालन कौन करेगा, घर की देखभाल कौन करेगा? माननीय मंत्री जी इस दलील पर शबनम जी, माननीय मंत्री जी ने एकदम क्लियर कट कहा कि जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो अकॉर्डिंग टू क्या है सिस्टम, वो क्या कमाता है, क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग महिला को देंगे सारी चीज। तो आप और हम क्यों चिल्ला रहे हैं अभी से इतना? अरे तो भैया नहीं था तो अगर वो भिखारी था
तो वो तब क्या देता जब पहले छोड़ देता था। तो समीर भाई इसमें मत उलझाइए औरतों को, समीर भाई इसमें मत उलझाइए औरतों को। न्याय मिल रहा है, कानून आ रहा है, आने दीजिए। कभी कोई हमें कमी नजर आएगी तो हम लड़ेंगे सरकार से। अब इनको सीखने की क्या जरूरत रह गई है? अब क्यों? अरे भैया आपके कहने से नहीं चलता ना देश, आपके कहने से चला करता तो आपने ठीक कर दिया होता। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। ये किसने कहा कि 3 साल जब हस्बैंड जेल में रहेगा तो वो तलाक नहीं दे सकता? जब बाहर खड़ी थी इन्होंने सही तरीके से तलाक तो हो सकता है ना, सही तरीके से 3 महीने में तलाक दे देगा, महिला तलाक ले लेगी तलाक के लिए, क्योंकि ट्रिपल तलाक उसने दिया इसलिए जेल जाएगा। ट्रिपल तलाक दिया तो वो जेल चले गए, ठीक है। ये अब अगर ट्रिपल तलाक के डर से, ट्रिपल तलाक के जैसा कि इन्होंने रिजवी साहब ने कहा, एक मिनट, जैसा कि रिजवी साहब ने कहा, सारी बातों का विरोध ना कीजिए, कुछ बातें सुन भी लीजिए। प्लेटफॉर्म मत दिया करिए ना, ठीक है, सारा प्लेटफॉर्म उन्हें दे देते और भी तो सारे लोग, ठीक है, बहुत आसान और भी तो सारे लोग जो जमीन पे काम करते हैं। जेल जाने के सही बात है, आपको वहां बैठकर जो एसी के कमरे में पेट मोटा करते थे उनकी सुनेंगे, या जो जमीन पे सबके लिए काम करते हैं हम सबकी सुनेंगे, हम सबकी सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। कानून आने दीजिए, कमी होगी तो संशोधन होगा। नईमा जी एक मिनट, चिल्लाने से क्या होता है? अरे जैदी भाई प्लीज, सारे लोग मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए, मत बोलिए। जैदी भाई, जैदी भाई आप अपनी बात कह चुके हैं, आने दीजिए। ठीक है शबनम जी, एक मिनट, 10 सेकंड चलिए, 10 सेकंड ही लीजिएगा। एक मोटी सी बात सिर्फ ये आ रही है सामने कि 3 साल की सजा इसलिए दी जा रही है ताकि तलाक रुक जाए, ठीक है। 3 तलाक लोग नहीं देंगे। अब 3 तलाक जिसको बीवी को तलाक देना रहेगा वो 3 तलाक नहीं देंगे, बगैर तलाक दिए गायब रहेंगे, अलग हो जाएंगे, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं बीवी के साथ, और 22 लाख महिलाएं कर रही है। और जैसा कि रिजवी साहब ने कहा कि बगैर तलाक दिए अलग हो जाएंगे, तलाक भी नहीं देंगे और खर्चा भी नहीं देंगे, तलाक भी नहीं देंगे और उसको सजा भी ठीक, बस हो गया। नईमा महजूर जी, नईमा जी, हालांकि जम्मू कश्मीर को इस कानून के दायरे से बिल्कुल अलग रखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि भाई मिसयूज बहुत होगा इस कानून का, और ट्रिपल तलाक वाकई में मर्द ने अपनी वाइफ को दिया है या नहीं दिया है, यह तय कौन करेगा? आपको लगता है कि कई प्रैक्टिकल दिक्कतें होंगी इसको इंप्लीमेंट करने में, इसके इंप्लीमेंटेशन में? देखिए अभी तो कानून आया है, जैसे शबनम कह रही है कि अभी देख लीजिए, और क्योंकि अगर कानून में कोई गलती भी होती है उसको भी तो बाद में हम चेंज करते हैं। इतने अमेंडमेंट्स अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, दूसरे कवानीन जो बनाए हैं उसमें अमेंडमेंट्स होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि कहाँ पे कहाँ कोई लैक्यूना है जिसको हम ठीक करेंगे। दिक्कतें तो हर चीज़ में आती है, लेकिन इंस्टेंटली ये कहना कि भाई सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखना है कि जहाँ पे औरतों के हकूक की पामाली का सवाल है, अगर उसको कहीं पे रिलीफ दी जाती है, वो अगर ऑल इंडिया मुस्लिम ये इन्होंने नहीं दिया, जो लॉ बोर्ड है या किसी और ने नहीं दिया है, अगर अब बाज़ाब्ता एक कानून आया है, हमें देखना है कि अगर वाकई उसको कोई रिलीफ मिलती है, इसका हमें खैर मकदम करना चाहिए, क्योंकि इससे जो शरीयत है, जो शरिया लॉ है, उसके कहीं पे पामाली नहीं होती। ये उसकी तौसीक है, ये उसकी तौसीक है। और ये तलाक बिदअत को लेके जो कुछ लोग बिजनेस चलाते थे उसको बंद किया जाएगा। तो अगर कहीं पे कोई गलती भी है, कहीं पे अमेंडमेंट की जरूरत है, वो भी करेंगे, लेकिन इसको इस तरह से रद्द करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। नईमा जी, क्या जम्मू कश्मीर को भी दायरे में लाना चाहिए? अभी जम्मू कश्मीर में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि तलाक के बिद्दत का यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे कमीशन में भी 3 साल में 1 केस आया है टोटल। और तलाक के बिद्दत यहाँ जम्मू कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। तलाक जो भी होती है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ होता है, और शरिया लॉ जो हमारा 2007 का है उसके हिसाब से होता है कि इस तरह का प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में मैंने अभी तक नहीं देखा है। यहाँ भी नहीं है मैडम, यहाँ क्रिएट किया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने पॉलिटिकल क्रिएट किया। अब ट्रिपल तलाक भी बीजेपी वालों ने क्रिएट कर दिया। अरे जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अकमल रिजवी साहब की रिपोर्ट है कि ट्रिपल तलाक का रेशियो कितना है। ठीक है, अकमल रिजवी साहब, क्या आप ये बात मानेंगे कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रही थी नईमा जी, वहां पर इस तरह के मामले लगभग ना के बराबर हुए, लेकिन हमने देखा यहाँ पर देश के बाकी हिस्सों में लगातार ऐसे मामले सामने आए। पिछले दिनों तो बाढ़ सी आई हुई थी। तो और खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इलीगल कहने के बाद भी 66 और मामले पेश आ गए।
तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब इनवैलिड करार देने के बाद, इलीगल करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लोग ट्रिपल तलाक दिए जा रहे थे, तो फिर सजा ना का प्रावधान ना किया जाए, कानून ना बनाया जाए, तो बात कैसे आगे बढ़ती? ये मसला हल कैसे होता? ट्रिपल तलाक को बाय बाय कैसे बोला जाता? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों की जब नाफरमानी की जाती है तो उसके लिए कंटेम्प्ट मौजूद है। जहाँ तक ये कानून का सवाल है, डेटा की बहुत कमी है। देखिए, तकरीबन हुकूमत के डेटा के मुताबिक ही 22 लाख औरतें ऐसी हैं जिनको उनके शोहरों ने, ये बिला तशखीस मजहब बोल रहा हूँ मैं, कि गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 22 लाख औरतें ऐसी हैं जिनको शोहरों ने छोड़ दिया है और बच्चे जो हैं माँ के ही जिम्मे हैं। वो भाग जाते हैं, जहाँ पे बीवी होती है उसको छोड़ते हैं और भाग जाते हैं। कानून असल में बनना चाहिए कि मर्द बहुत सारे प्रॉपर्टीज खरीदते हैं लेकिन उसका डिटेल बीवी के पास नहीं होती है। तो कानून जो इस कानून की बात की जा रही है, इसके कानून के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि 3 तलाकों अगर दी जाएंगी तो उसको तलाक नहीं माना जाएगा। दूसरा हिस्सा यह है कि उसको 3 साल की सजा दी जाएगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तीसरा हिस्सा उसका यह है कि मैजिस्ट्रेट जो है उनको ऑर्डर देगा कि उसकी मेंटेनेंस किस तरह की जाए, उसकी मेंटेनेंस दी जाए और बच्चों की कस्टडी किसको दी जाए। लेकिन जो आखिरी हिस्सा है ये ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 125 से कवर्ड है, उसके अंदर कोई नई बात नहीं है। नई बात सिर्फ ये है कि 3 तलाकों को तलाक नहीं माना जाएगा और उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर सर्टेनिटी आए और लोग जिस मुसीबत में हैं उससे उसको दूर किया जाए। लेकिन इस कानून में मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि इससे औरतों की मुसीबत में कोई कमी होगी। अगर हकीकतन हुकूमत औरतों की मुसीबत को कम करना चाह रही है तो उसको ये कानून लाना चाहिए कि जो मर्द अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ के जाते हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे पैसे वसूल कर कर उस बीवी और बच्चे के नान नुफ्ते का इंतजाम किया जाए। उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा रहा है। शौहर को जेल भिजाने की बात की जा रही है ताकि वो उससे बचकर लोगों को जो है छोड़ दे और फिर बेकार में 1 तलाक देके अपने घर बैठ जाए। तो यह कानून इसलिए मतलब आपके हिसाब से इससे मसला हल नहीं होने वाला, इस कानून से मसला हल नहीं होने वाला। यासिर जिलानी, आखिरी में एक सवाल बस आपसे, क्या अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ चले आप लोग? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मौलाना राबे नदवी हो या ओवैसी हो, उल्टा भी लटक जाएंगे। जो तलाक देगा आप वो जेल जाएगा। ये सब नहीं बताइए मुझे, क्लियर समझ लीजिए। नहीं यासिर, जो अगर 10 सेकंड में आप इसका जवाब दे पाए तो दे दीजिए। जो उसने अपनी बहनों से वायदा किया था, बढ़ चले आप लोग। सुन लीजिए, किसका? तो अगर आप देश में एक कानून और एक देश की बात करेंगे तो इसमें बुरा क्या है, ये बताइए। ये तो होना चाहिए। बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में सेम लॉ है, होना चाहिए। वहां की कंट्री होना चाहिए। कल बीजेपी के स्पोक्सपर्सन चाइना एनसी मेरे साथ थी इसी डिबेट में और उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल हम बढ़ चलें, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में आना चाहिए और ये उस दिशा में पहला कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में। तमाचा है ये, तो उन महिलाओं के मुंह पर तमाचा है जो जश्न मना रही है इस फैसले पर। ठीक है, उनको महिलाओं के मुंह पर उनको अपनी राय बनाने दीजिए ना, उनको अपनी राय बनाने दीजिए। हमारा फर्ज ये है, हमारा फर्ज ये है कि जो बातें हैं वो वैसे ही कोई बात सुनने नहीं जा रहा है, करने दीजिए सर, उसके बाद तय करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और फिर मंडे को नए साल में आप सबसे रूबरू होऊंगा बिग बुलेटिन लेकर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ इस डिबेट का एंड कर रहा हूं। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।